आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे बोर कक्ष की त्रिज्या क्या है। सबसे पहले तो हम देखेंगे बोर कक्ष की त्रिज्या कहते किसे हैं, उसकी परिभाषा क्या है। उसके बाद हम बोर कक्ष की त्रिज्या बोर की पहली और दूसरी धारणाओं से कैलकुलेट करने के लिए कोशिश करेंगे और एक सूत्र ज्ञात करेंगे। ये सूत्र हमारे पास जो छोटे न्यूमेरिकल सवाल आते हैं उनके अंदर डायरेक्ट यूज में लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात, बोर कक्ष की त्रिज्या क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है। तो हमारे पास परमाणु में एक नाभिक होता है और हम बात अगर हाइड्रोजन की करें तो ये पहला कोष है। अगर पहला कोष है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वो आर कहलाती है। औसत त्रिज्या इसको कहते हैं। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। और परमाणु की त्रिज्या को हम बोर की पहली और दूसरी धारणाओं से ज्ञात कर सकते हैं। बोर कक्ष की दूसरी हम यहाँ पे लिख सकते हैं परमाणु की मतलब परमाणु की बात करेंगे तो सबसे आखिरी कोष हो जाएगा। और कक्ष की त्रिज्या की बात करेंगे तो त्रिज्या नाभिक तथा अंतिम कोष में उपस्थित, कोष मतलब ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की दूरी। नाभिक तथा अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु की या जिस कोष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उस कोष की कक्ष की त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या रेडियस कहते हैं। तो परिभाषा क्या है कि किसी परमाणु में नाभिक और जिस कोष की त्रिज्या निकालनी है उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? बोर कक्ष की त्रिज्या कहेंगे। तो ये त्रिज्या हम बोर की पहली और दूसरी धारणाओं की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। मिटा रहे हैं इसको। ये त्रिज्या हम बोर कक्ष की पहली और दूसरी धारणाओं से ज्ञात कर सकते हैं। बोर की प्रथम धारणा क्या है? प्रथम धारणा हमारे पास है mv² बराबर k ze² अपॉन r, इक्वेशन नंबर 1। द्वितीय धारणा क्या है? द्वितीय धारणा ये है कक्षीय कोणीय संवेग का मान nh/2 के बराबर होता है। दूसरी धारणा, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि ये दो जो फॉर्मूला है इसमें सारी चीजें कांस्टेंट है, v अलग है। हर कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो चाल होती है वो अलग अलग होती है। और r त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। z हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा और h का मान कांस्टेंट है n। हम कौन से कोष, कौन से एनर्जी लेवल, कौन से ऑर्बिट की रेडियस निकालना चाहते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं, वो है। तो हम क्या काम करते हैं कि v को एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ से v की वैल्यू निकालते हैं nh/2 v यही रहेगा, m और r नीचे की साइड आ जाएंगे। ये m आ गया और ये r आ गया। वापस देखते हैं, v की वैल्यू निकालनी है तो m और r नीचे की साइड आ गया। यहाँ पे रखने के लिए हमें v² चाहिए, इसलिए हम इसका स्क्वायर करेंगे। वर्ग करने पर क्या होगा? v² बराबर, तो इधर अगर हमने स्क्वायर किया तो इधर भी सारा हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। nh/2 mr, इसका भी होल स्क्वायर, दोनों साइड में स्क्वायर करना होगा। तो हम क्या करते हैं, v² बराबर n² h² अपॉन 2 का स्क्वायर होता है 4, π² m² r²। ये v² की जो वैल्यू आई वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और इक्वेशन 1 के अंदर ये रखने पर क्या होगा
v स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करते हैं, समीकरण 1 में आ जाएगा m, यही है, v की वैल्यू ये वाली रखेंगे n स्क्वायर h स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट बराबर, उसके बाद कूलम्ब कांस्टेंट आ जाएगा k, एटॉमिक नंबर आ जाएगा z, k z, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आ जाएगा e स्क्वायर और नीचे रेडियस r। हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखते हैं, एक m से एक m कैंसिल हो गया तो m पूरा कट जाएगा, इसका केवल स्क्वायर कटेगा, केवल स्क्वायर काटने का मतलब एक m अभी बचा है, स्क्वायर का मतलब 2m नहीं, m इंटू m, एक m बचा हुआ है, एक m इससे कैंसिल हो गया, एक r से एक r ये कैंसिल हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये कि इधर से इधर कैसे काट सकते हैं या इधर से इधर कैसे काट सकते हैं, बराबर के एक साइड हो तो हम ऊपर नीचे की संख्याओं को काट दिया करते हैं, शर्त यह है कि बीच में प्लस या माइनस नहीं रहना चाहिए। जैसे हमारे पास 3 प्लस 4 है और अपॉन 3 है, तो हम इस 3 और 3 को नहीं काट सकते। अगर हमारे पास 3 इंटू 4 है और नीचे 3 है तो 3 और 3 को हम काट सकते हैं। तो इसी टाइप से ये प्लस माइनस के निशान या कैसे, बराबर के एक साइड हो तो ऊपर नीचे काटा जाता है, इधर होता तो ऊपर नीचे काटते, लेकिन एक संख्या इधर हो एक संख्या बराबर की इधर हो तो हम या तो नीचे नीचे की संख्याओं को काट सकते हैं या फिर ऊपर ऊपर की संख्याओं को काट सकते हैं। बीच में बराबर हो तो या तो नीचे नीचे की संख्या है या फिर ऊपर ऊपर की संख्या। तो बचा क्या हमारे पास, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m r बराबर k z e स्क्वायर अपॉन r। तो इधर हमें r की वैल्यू निकालनी है, r को इधर रहने दो, 4 पाई स्क्वायर m ये ऊपर आ गया, k z e स्क्वायर अपॉन r इधर बचा हुआ ही था, r कैंसिल हो गया, ये r नहीं आएगा, तो अपॉन में क्या आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर, ये जो ऊपर संख्याएं थी वो नीचे आ गई, अपॉन में 1 कर सकते हैं हम यहाँ पे, जो नीचे आ गई, और जो नीचे संख्याएं थी r के अलावा, क्योंकि r तो इधर ही रह गया, r के अलावा जो संख्याएं थी ऊपर की साइड चली गई, तो हम इसको व्युत्क्रम कर लेते हैं, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम। व्युत्क्रम लेने पर r इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर h स्क्वायर। अगर इधर से r नीचे से ऊपर आया है तो इधर की नीचे की संख्याएं ऊपर जाएगी और ऊपर की संख्याएं नीचे आ जाएगी, और बचेगा हमारे पास 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। अब r की वैल्यू निकालनी है तो h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, और बचा क्या, n स्क्वायर अपॉन z। अगर हाइड्रोजन एटम होता है तो z इक्वल टू 1 है हाइड्रोजन के लिए, z क्या है, नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, अगर हीलियम है तो z की वैल्यू 2 है। n क्या चीज है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, जो इलेक्ट्रॉन जिस कोष के अंदर जिस एनर्जी लेवल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है उसका नंबर है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, n की वैल्यू थर्ड हो सकती है, फोर्थ हो सकती है, 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है। अब इन सब के कांस्टेंट वैल्यू हमें पता है, h प्लैंक कांस्टेंट, अप्रॉक्स वैल्यू लिखेंगे हम 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, मात्रक नहीं लिखते हैं, 4 मात्रक जो भी लिखेंगे कट कुटा के पीछे जो भी बचेगा वो अपने पास मीटर में बचेगा। तो ये हमारे पास हो गया 4, पाई की वैल्यू होती है 3.14, 22/7, इसका होल स्क्वायर करेंगे। m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए होती है 9.1 इंटू 10⁻31, ये सारी वैल्यू अप्रॉक्स ली गई है। k कूलम्ब कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं
9 इंटू 10⁹ आगे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है E, तो 1.6 इंटू 10⁻90 और उसका स्क्वायर है, इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। लास्ट बचा क्या? बचा हमारे पास n²/z। ये सारी वैल्यू का जो सब कांस्टेंट है, इनको सॉल्व करेंगे तो भी वैल्यू जो आएगी वो कांस्टेंट ही आएगी। तो हम यहाँ लिखते हैं r = 0.529 या 8, ठीक है, n²/z इंटू 10⁻10 मीटर में। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.528, ठीक है। कभी कभी हम इसको 0.529 भी लिखते हैं क्योंकि 8 के बाद भी कुछ संख्या आती है, तो 9 भी लिख देते हैं। हम यहाँ पे 9 कर देते हैं, दोनों ही राइट है। अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है। आर का जो वैल्यू है, यहाँ से हम क्या काम करते हैं, 0.529 n²/z और ये जो 10⁻10 दिया हुआ है उसको हम एंगस्ट्रॉम लिख देते हैं। ये लिख के ऊपर छोटा सा गोला लगा देते हैं। तो ये इसकी त्रिज्या का, बोर कक्ष की त्रिज्या का एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने एक एंगस्ट्रॉम किसको लिखा है, ये लिखा है 10⁻10 मीटर को लिखा है, 10⁻10 मीटर को लिखा है। तो एंगस्ट्रॉम की वैल्यू इतनी हो गई। यहाँ पे कौन सी चीज क्या है, एच प्लैंक नियतांक है, पाई कांस्टेंट है 22/7 3.14, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, के कूलम कांस्टेंट, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सारी वैल्यू इसमें लिखी हुई है, ये लगभग मान है। बोर कक्ष की त्रिज्या का ये फॉर्मूला है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z = क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु में एक ही प्रोटॉन होता है तो Z = 1 होता है। ऐसी कंडीशन में हम इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, R = 0.529, Z की वैल्यू 1 लिखेंगे तो n² एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। और इसी चीज से अगर हम R1:R2:R3 ऐसे फाइंड करना चाहते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी कितनी, अगर फर्स्ट R1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए रेडियस कितनी हो, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, अगर इनको डिवाइड करेंगे आपस में तो ये तो कट जाएगी, वैल्यू बचेगा अपने पास है। यहाँ से हम ये भी सोच सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², n की वैल्यू बढ़ेगी तो R की भी वैल्यू बढ़ेगी। अगर R1 है तो n 1 रखो तो 1 ही आएगा। R2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस, तो वहां पे n = 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर जब होगा तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 3। अगर R की वैल्यू 3 रखी जाए यहाँ पे, R3 थर्ड ऑर्बिट की रेडियस, तो ऐसी कंडीशन में n = क्या रखना है, 3 रखना है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 9। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बोर कक्ष की जो त्रिज्याएं होती है 1:4:9 के अनुपात में होती है। तो वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बोर कक्ष की पहली धारणा, ये याद करना भी बड़ा आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोर कक्ष की पहली धारणा mv² = kZe²/r। दूसरी धारणा mvr = कक्ष कोणीय संवेग का मान nh/2π के बराबर, mvr = nh/2π। समीकरण 2 से या दूसरी धारणा से हमने v की वैल्यू निकाली, m r नीचे आ गया, v का स्क्वायर कर लिया, होल स्क्वायर दोनों तरफ, n² h² 4π² m² r², ठीक है। v² की वैल्यू इसके अंदर रख दी, समीकरण 1 में जब रखी तो m से m कट गया, एक r से एक r कट गया, बचा वो वैल्यू ये है। हमें r की वैल्यू निकालनी है, 1/r लिखा, बाकी 4π² m ऊपर चले गए, दूसरी साइड n² h² नीचे आ गए। व्युत्क्रम लिया तो r ऊपर
और ये नीचे वाले ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया जिसको याद रखना, इस फॉर्मूले को हमें याद रखना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। अब ये जो कांस्टेंट है इन सब के मान रखे तो हमारे पास रेडियस आ गई 0.529 इंटू 10⁻10 एन स्क्वायर अपॉन जेड मीटर में। 10⁻10 को हमने एक एंगस्ट्रॉम लिख दिया, 0.529 ये हो गया एंगस्ट्रॉम में। अगर जेड इक्वल टू 1 हो, जेड इक्वल टू 1 हो, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे जेड को लिखने की जरूरत नहीं, एन स्क्वायर होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एन स्क्वायर। अगर एन स्क्वायर के समानुपाती, इसका मतलब इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है, 1:4:9। तो अगर ऐसा सवाल आता है कि सिद्ध करो कि बूर कक्ष की त्रिज्याओं का अनुपात 1:4:9 के अनुपात में होता है, तो हम ये सिद्ध कर देंगे। और इस फॉर्मूले की सहायता से और इस फॉर्मूले की सहायता से कुछ आंकिक प्रश्नों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी हल किया जा सकता है।